गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम फिर से एक बार मिल मिल रहे हैं डेटा एक्यूमुलेशन और प्रोसेसिंग के लिए, जो कि आपका सेकंड यूनिट है पीएचडी कोर्स वर्क का। ठीक है। अब ये जो यूनिट है जो हम कवर कर रहे हैं, अभी तक हमने इसमें जो कवर किया है कि भाई डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। डेटा दो प्रकार के जो होते हैं, वो प्राइमरी सेकेंडरी, उनको कलेक्ट करते हैं। उनको फिर हम ऑर्डर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। अब यूज़ करने के लिए एक बार आपने उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में रख दिया है, उसके बाद उसका यूज़ करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब प्रोसेसिंग पार्ट में जनरली जो आता है वो है डेटा की बात करते हैं। ठीक है। तो डेटा में हमने देखा था कि डेटा को हम क्लीन अप करते हैं, वो सब करते हैं। उसके बाद जनरली क्या होता है कि डेटा हम फर्स्ट जो होता है कि हमारे पास जो डेटा है, डेटा यानी क्या, नंबर्स है। हमने किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो हमारा डेटा है। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन और एज का क्या रिलेशन है। अगर आप ऐसा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस एज पे इतना एजुकेशन है, इस एज का इतना एजुकेशन है, इस ये कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल आप निकल पड़े, आप नोट कीजिए आपकी एज कितनी है, ये आपका एजुकेशन कितना है, ये एज एजुकेशन आप सबसे मिल रहे हैं। और फिर आप एक टेबल, एक मीन्स एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रॉपर्ली लिख रहे हो कि आपको मिल रहा है कि भाई मेरे पास मैंने इतने लोगों का सर्वे किया। ठीक है। तो मैंने ये पाया कि भाई इस एज से इस एज के ग्रुप के लोग इतना पढ़े लिखे हैं, इस एज से इतना इतना पढ़ते हैं, इतने इस एज से इस एज का ग्रुप इतना पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या है, डेटा है। ठीक है। अब ये डेटा में अभी आपको क्या है, कुछ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो डेटा का पहला जो आप जो पॉइंट ढूंढोगे वो है कि इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ये सब डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर से थोड़ा बहुत, क्योंकि पिछला पॉइंट है उसको थोड़ा रिकैप करके हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा फिर से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो है डेटा हमारा, उसका वो किसके आसपास घूम रहा है, उसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, वो हम ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो उसे कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है कि कहाँ पे जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे, वो आप ढूंढने का ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने स्टडी किया कि भाई 15 से 20 की एज है। ठीक है। उसके लिए ये जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने डिप्लोमा किया होगा या किसी तरह का आईटीआई का कोर्स किया होगा। ठीक है। तो फिर उल्टा भी आप कर सकते हो कि सपोज इनके आईटीआई पढ़ने वाले लोग थे, वो किस एज के थे, तो आप लेके 15 से 20 का था। ठीक है। लेकिन ये तो क्या है कि ये पूरा एक रेंज बता दी, लेकिन वैल्यूज इनके 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। तो 15 वाले कितने थे, 17 वाले कितने थे, 18 वाले कितने थे। तो उस तरह से आप कंपेयर करते हो, उससे आपको आइडिया मिलता है कि भाई जो आईटीआई करने वाले लोग थे उनकी एज कैसी हो सकती है। तो और कौन सी एज है जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं वो आईटीआई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बताता है कि ये डेटा है वो सेंटर कहाँ पे होता है। ठीक है। तो इसके जनरली हम 3 तरह से ये सब करते हैं। ये जनरली जिस पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, उसे जनरली एवरेज भी कहा जाता है। ठीक है। एवरेज का हम जो कंसिडरेशन करेंगे वो यहाँ पे होगा, वो है 3 मेन एवरेजेस हैं जो हम कंसीडर करते हैं। एक है मीन, एक है मीडियन और तीसरा है मोड। ठीक है। देखो अभी मीन की बात करते हैं। तो मीन है उसे जनरली हम एरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि आईटीआई करने वाले लोग, कि उनकी एज कौन सी होगी। तो क्या करेंगे, आईटीआई करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी एज नोट करेंगे। 15, 17, 18, 17, 18, 17.5, 15 अगेन। तो वो सारा कलेक्ट करते हो। ठीक है। लेट अस से आपने कलेक्ट करके 30 लोगों का डेटा लिया। अब क्या करोगे, उन 30 लोगों की सारी एज को ऐड कर दोगे, सबकी एज यानी 15 + 16 + 17 + 15 + 17 + 20 प्लस 19 + 18 + 15 + 15, ऐसे करते करते आप सारा 30 नंबरों का ऐड करोगे। अब क्योंकि आपने 30 लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो आप क्या करोगे, ये जो एडिशन का जो आंसर आता है सम, ठीक है, उससे क्या करते हैं, 30 से डिवाइड कर देते हैं। जो यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ गिवन बेस आइटम्स इन द सीरीज,
तो उन सबको आपने ऐड किया, 30 को ऐड किया, तो डिवाइड किससे करोगे? 30 से डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि 10, 15, 20, 25 ऐसे रैंडमली कोई नंबर है, तो उसको ऐड करके, अब क्योंकि 5 नंबर लिए हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। मैंने जो एग्जांपल पहले दिया उसमें आप 30 से डिवाइड करते हो, उसके जो वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है, सपोजिंग आपने जो ITA वाला केस लिया उसमें सबको ऐड किया और फिर बाद में 30 से डिवाइड कर दिया, और उस केस में आपको आंसर मिल रहा है लेटर से कि 17.5, ठीक है। तो आपको ये आइडिया आता है कि भाई जनरली ITI करने वाले जो लोग हैं उनकी एज क्या होगी? अराउंड 17 के आसपास रहेगी, 17 या 18 के बीच में रहेगी, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये मीन आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो मीन जनरली क्या करते हैं कि कब कब यूज हो? जब नंबर स्पेसिफिकली डोमिनेंट हो, ठीक है, जब नंबर से ही किसी चीज को समझाना हो, तो उस केस में मीन बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट चीज होती है, ठीक है। उसके बाद उसके फायदे क्या है मीन के? तो एकदम सिंपल, इसको कैलकुलेट करना और इसको लिख देना बहुत ही इजी है, ठीक है। और इसके ऊपर से आप आराम से आइडिया लगा सकते हो कि भाई बाकी की वैल्यू कैसी होगी, ठीक है। इसको आराम से एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी करना है, जो करना है कर सकते हो इसके साथ। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स क्या है? इसके प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इसको एक्सट्रीम वैल्यूज से फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ITI वाला केस कहा कि मैंने जनरली 15 से 20 का होगा, लेकिन सपोज नहीं, कोई बहुत ही बड़ी उम्र का इंसान है, ठीक है, जैसे कि 30-40 का साल का है, उसे ऐसी सिचुएशन आई है कि भाई अभी अभी उसको मौका मिल रहा है ITI का कोर्स करने के लिए, तो वो अभी कर रहा है। तो इस केस में जब मैं अपने सिस्टम में ऐड करूंगा, तो क्या होगा कि ये एडिशन में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी वजह से। तो ये अगर 17.5 जो मुझे एवरेज मिला था, उसकी अब एवरेज क्या देगा? 19 ही हो सकता है। और अगर सपोज ऐसे 2-3 30 वाले मिल गए, तो क्या होगा? एवरेज कैसी आ जाएगी कि भाई एवरेज तो भाई जो वैल्यू है वो 25 आ रही है। इस लेकिन हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल है वो 15 से 20 में, ये सिर्फ एक एक 3-4 ऐसे लोग थे जो 30 के ऊपर थे, लेकिन फिर भी हमें एवरेज क्या सेंटर वैल्यू कौन सी मिल रही है? 25 मिल रही है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, मीन, अगर आपका डेटा एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती है तो मीन आपको सही आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसके लिए इसको आपको क्या बोलेगा, गलत इंप्रेशन दे सकता है कि भाई ये एवरेज ये है, लेकिन असल में होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको मीडियन या मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। मीडियन, तो मीडियन कैसा रहता है कि आपके पास, जैसे मैंने कहा, सारा डेटा अवेलेबल है, हाँ सर। तो सारा डेटा जो है उसे क्या करना है आपको? उसे आपको जो करना है वो है कि ऑर्डरली असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करना है, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग आपको पता है कि लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैंने लिखी है 60, 74, 80, 90, ये तो ऐसे भी ऑर्डर में ही है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज ऑर्डर के अंदर है, ठीक है, इसमें सेंटर पॉइंट कौन सा है? तो सेंटर वैल्यूज कौन सी है? 80 और 90 वाली है। तो हम क्या करेंगे? 80 और 90 का एडिशन करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 85 मुझे मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई 85 इज द मीडियन वैल्यू, ओके। सपोजिंगली अगर सेंटर वैल्यू मीन्स यहाँ पे एक और होती है, जैसे कि 105 होती, ओके, इस केस में क्या सेंटर वैल्यू 90 आ जाती, तो आप बाय डिफॉल्ट 90 ले, उसको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय 2 हम कब करते हैं? जब इवन नंबर हो, तब आपका डेटा है इवन नंबर में हो तब डिवाइड बाय 2 करते हैं। ऑड नंबर है तो जो सेंटर में आता है वही उसको मीडियन ले लेते हैं, ठीक है। मीडियन का ये फायदा है कि पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। इसलिए इस केस में क्या है कि इसको एक्सट्रीम की वैल्यू से कुछ फर्क या ऐसा कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर किसी चीज को रिलेटिव इंपॉर्टेंस, जैसे कोई कौन ज्यादा बड़ा है क्या कौन कम है, उस तरह का जब देना होता है इंपॉर्टेंस, तो उस केस में मीडियन है वो फेल हो जाता है। तो इसके साथ मीडियन फेल हो जाता है। मोड की बात करते हैं। मोड के केस में क्या है कि सपोजिंगली किसी चीज के आपने पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें कोई वैल्यू बहुत ज्यादा बार रिपीट होगी, जैसे कि मैंने कहा 15 से 20 है, उसमें लेट्स से कि
19 नंबर है, बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है। 5, 15, 20, 19, फिर अगेन कुछ और भी, फिर 19, कुछ और रिपीट किया, फिर 19, फिर 19। तो ये यहाँ क्या क्या बता रहा है कि रिलेटिवली जो इम्पोर्टेंट नंबर है या बहुत बार आ रहा है, वो नंबर 19 है। तो इस केस में, इस सीरीज में जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो 19 होना चाहिए, ठीक है, 19। ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में दिया कि यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 999 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 6 2 बार आ रहा है, लेकिन 9 है वो 3 बार आ रहा है। तो इस केस में मोड कौन सा हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा बार अकरेंस है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी वो मोड है आपका 9 है इस केस में। जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 19 बहुत रिपीट होता है, 19 है आपका मोड आएगा, ठीक है। तो मोड भी अगेन पोजिशनल एवरेज ही है और एक्सट्रीम वैल्यू से इसको अफेक्ट नहीं होती है। और इसका फायदा कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको क्या पॉपुलर चीजें चाहिए, पॉपुलर चीज जो डिमांड में है उसको नोट करना है, तो उसके लिए मोड अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी चीज़ का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है कि बहुत डिमांड में है या बहुत ज़्यादा चाहिए लोगों को, तो आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शूज़ बनाने हैं किसी कंपनी को, ठीक है, तो क्या होगा कि शू की कंपनी देखेगी कि भाई सब में सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, या सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है नंबर कौन सा है, तो उस नंबर के जूते ज़्यादा बनेंगे क्योंकि वो ज़्यादा बिकने वाले हैं। बाकी वाले कम फ्रीक्वेंसी वाले कम बिकेंगे, ठीक है। इसलिए आप वहाँ पे मोड का इंफॉर्मेशन, मोड से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत काम की लग जाती है। अगेन जिस तरह से मीडियन है, क्योंकि पोजिशनल एवरेज है मीडियन की तरह मोड भी, तो इन लोग का एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकते, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, लेकिन उसके बाद जो पॉइंट आता है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमें क्या मिलता है कि हमारे डेटा का सेंटर पॉइंट मिल गया भाई, इस पॉइंट के आजू बाजू में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उस पॉइंट के आसपास में बाकी की वैल्यूज कैसी हैं, बहुत नज़दीक में है या बहुत दूर में है, दूर है तो कितनी दूर है, नज़दीक है तो कितनी नज़दीक है, वो अगर इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो तो उसे कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे के केस में जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे यहाँ पे, ये वाला ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे मीन 20 है, ठीक है। तो 20 के बाजू में जो है ये 20 है, तो 20 से 15 कितना दूर है, 5 का डिफरेंस है। 20 से 25 कितना दूर है, 5 का डिफरेंस है। 10 20 से कितना दूर है, 10 का डिफरेंस है। 30 20 से कितना दूर है, अगेन 10 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है कितना फैला हुआ है डेटा का, सारा डेटा कितना फैला हुआ है सेंटर पॉइंट से, उसे हम समझते हैं एज डिस्पर्शन। जैसे यहाँ पे है 85, 85 से यहाँ पे सब सारे प्रॉपर वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मोड 9 कंसीडर किया है तो 9 से 8 कितना है, 1 का डिफरेंस है। 7 का डिफरेंस कितना है, 2 का है। 6 का 3 का डिफरेंस है। 4 का 5 का 4 का डिफरेंस है, और 4 का 5 का डिफरेंस है। तो इस तरह से फैला हुआ है डेटा आपका, ठीक है। तो सबसे आसान और ऑब्वियस जो फैलाव देता है हमें इंफॉर्मेशन, वो है रेंज, ठीक है। क्योंकि रेंज क्या करता है, आपकी पूरी सीरीज में से सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे के केस में, जैसे कि मैक्सिमम नंबर था 9 और मिनिमम नंबर था 4, तो 9 माइनस 4 यानी 5, यानी आपका डेटा है मोड के आसपास के 5 में, 5 के डिस्टेंस में फैला हुआ है, 5 के यूनिट में फैला हुआ है, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये रेंज क्या, ये आपको सिर्फ बताया कि कितना डेटा फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन क्या बोलते हैं कि सैम्पलिंग का जो जो आप सैंपल करेंगे उस पर बहुत डिपेंड करता है कि ये सैंपल अगर आपने बहुत ही लिमिटेड सैम्पलिंग किया है तो वो वैल्यू कम देगा, और बहुत ज़्यादा किया है तो भी वो वैल्यू अलग सी देगा। तो उससे आपको कुछ बहुत अच्छी तरह से आइडिया नहीं, आपको उसका यूज है एक रफ एस्टिमेट लेने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर आइडिया नहीं देता है, ठीक है। डिस्पर्शन से मीन्स क्या बोलते हैं, अपना जो रेंज है उससे बेटर आंसर है ना, हमें मीन डेविएशन देता है। तो मीन डेविएशन क्या है, यहाँ पे जो एक्स बार दिख रहा है, ठीक है, ये आपकी एवरेज वैल्यू है। यहाँ पे मीन डेविएशन है एक्स बार के दिया हुआ, एक्स बार यानी कि एरिथमेटिक एवरेज से लिया हुआ, यानी कि ये मीन की बात कर रहा है। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा कि भाई
जो मीन का एग्जांपल है यहाँ पे ये क्या है, ये मीन एक्स 20 इज मीन, तो इसे बताता है इट इज इक्वल टू एक्स बार, ये एक्स बार से बताया जाता है। ठीक है, तो एक्स बार से ये सारे डिफरेंस कैसे हैं, तो ये 5 का है, ये 5 का है, ये 10 का है, ये 10 का है, उस तरह से। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एक्स बार है, यानी यहाँ पे 20 रखा हुआ है। एक्स वन यानी क्या होगा, पहले 5 आएगा, फिर दूसरी बार रखोगे तो 10 आएगा यहाँ पे, तीसरी बार रखोगे तो 20 को कंसिडर करना पड़ेगा, तो 20 माइनस 20 ऐसे चलेगा। चौथा होगा वो 25 आएगा, पांचवा होगा वो 30 आएगा। ठीक है, तो इन सब का जो डिफरेंस निकालोगे उसको ऐड करोगे और उसको डिवाइड बाय 5 करोगे, क्योंकि आपने 5 डेटा लिया है। ये आपका मीन डेविएशन मीन से आता है। अगर सेम चीज़ आपको मीडियन से करनी है, तो मीडियन के एग्जांपल में हमने देखा था कि 85 मीडियन है, तो 85 माइनस 60 माइनस 85, 74 माइनस 85, 80 माइनस 85, 90 माइनस 85, 95 माइनस 85, 100 माइनस 85, ऐसा करेंगे हम। तो ये वहीं पे उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है हर वैल्यू के लिए, और बस उस सब वैल्यूज को ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे समेशन सिंबल दिया हुआ है। और जितनी भी वैल्यूज है उतने से, यानी यहाँ पे इतनी यहाँ 6 वैल्यू थी, तो डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो इससे आपको मीडियन का आइडिया मिलता है। मोड के केस में भी सेम रहेगा। यहाँ पे 9 से 4 और 9 का डिफरेंस क्या है, 5 और 9 का डिफरेंस क्या है, 6 और 9 का डिफरेंस क्या है, 7 का 9 का डिफरेंस क्या है, 10 और 9 का डिफरेंस क्या है, उस तरह से हम देखते हैं वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिफरेंस को जब ऐड करके डिवाइड करते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि जो सेंटर पॉइंट है उसके आसपास में डेटा कैसा है। ओके, और सारा डेटा उसके बहुत ही पास है या बहुत दूर है, उससे भी आप उसका भी आपको आइडिया यहाँ पे मीन डेविएशन से मिल जाता है। ठीक है, मीन डेविएशन से एक और स्टेप अगर आगे जाना हो, या तो फिर और भी अच्छी तरह से डेविएशन लेना, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड इन द सेंस कैसा है कि सबने इसको अपनाया हुआ है डेविएशन का मेथड, वो है कौन सी है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वो सब इसे फॉलो करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि ये फैलावा, डिस्पर्शन यानी कि फैलावा होता है, और डेटा का जो फैलावा है वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। इसे इसका जो सिंबल है वो सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार, जो हमने पहले फाइंड किया था यहाँ पे ये। ठीक है, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और सारे स्क्वायर टर्म को डिवाइड बाय एन करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा है। तो अगर वो 20 वाली वैल्यू से अगर मीन मीन की कंसीडर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 20 होल स्क्वायर, इन सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। ठीक है, अब ये तो डिस्पर्शन की बात हुई। अब डिस्पर्शन है डेटा को जनरली हम कैलकुलेट करते हैं तो डेटा के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, किस तरह का डेटा है हमारे पास उसके ऊपर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जनरली अगर हमारा सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, यूनिवेरिएट पॉपुलेशन, यानी जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जनरली मीन मीडियन मोड से काम हो जाता है। उससे थोड़ा आगे जाना है, जैसे कि यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है, तो वो जो डेटा आप कलेक्ट करते हो तो उसे कहते हैं बाईवेरिएट पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है, 4 या 5 ऐसा है, तो उसे उसे कोई नाम अलग से नाम नहीं दिया, उन सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया है, जिसे कहते हैं मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन। ठीक है, तो बाईवेरिएट का यहाँ पे एक एग्जांपल है कि भाई एक वेरिएबल आपके पास एक्स है, ठीक है, और उसकी वजह से आपको एक वाई की वैल्यू मिलती है, तो एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं बाईवेरिएट पॉपुलेशन। उसी तरह से अगर जैसे कि आपके पास एक्स वाई जेड है या फिर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि एनालिसिस जब करना होता है तो पॉपुलेशन किस तरह का है, यानी कि इंफॉर्मेशन किस तरह की है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मेथड यूज करोगे और कैसे काम करोगे। ठीक है, तो जनरली जो होता है वो हम जनरली जो एनालिसिस या स्टडी करते हैं वो बाईवेरिएट पॉपुलेशन और मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन पे करते हैं। ठीक है, तो ओके,
So measures of relation. जनरली लेट से कि मैंने जैसे कहा कि हम एग्जांपल देखते हैं कि भाई बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बच्चे इतने घंटे स्टडी कर रहे हैं, उसका उनकी फैमिली इनकम के साथ क्या लेना देना है, या फिर उनकी एज के साथ, यानी कि इस एज के बच्चे इतने घंटे पढ़ते हैं, उस एज के बच्चे उतना घंटे पढ़ते हैं, उस तरह से रिलेशन होगा। या फिर जेंडर वाइज कि भाई फीमेल्स है तो इतने घंटे पढ़ेंगे, मेल है तो इतने घंटे, तो ऐसा रहेगा। तो उसका उसका जो है उसे कहते हैं कि भाई रिलेशनशिप मीन्स हम देखना चाहते हैं कि भाई पढ़ाई करने के और आपकी एज के या फिर आपकी इनकम के क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो ये सब जो फाइंड करना, ये हमारा एम रिसर्च का जनरली यही होता है कि भाई इन सब के क्या कनेक्शन है कि नहीं है, अगर है तो कैसा है, वो अब हम कितना है वो जानना चाहेंगे। तो जितने भी एनालिसिस की मेथड्स हैं वो सब क्या करती हैं, यही सब फाइंड करने का ट्राई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहता है तो इसके लिए हमें दो टाइप के आंसर देने पड़ते। एक कि दोनों चीज यानी कि वेरिएबल ए और वेरिएबल यानी कि पढ़ाई के घंटे और वेरिएबल बी आपकी एज, ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है। ठीक, अगर है तो किस हद तक वो रिलेशन है, इसका जो आंसर देगा उसे कहेंगे को रिलेशन टेक्निक। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, को रिलेशन टेक्निक। ये कोरिलेशन टेक्निक हमें ये बताती है कि भाई इन दोनों के बीच में कनेक्शन है कि नहीं है, और है तो कितना हद तक है। अगर आपको पता है कि इनके पास कनेक्शन है और आपको चेक ये करना है कि भाई क्या बोलते हैं कि न्यूमेरिकली इसका इस कनेक्शन को दिखाना है, तो उसके लिए जो मेथड है उसे कहेंगे रिग्रेशन टेक्निक। ठीक है, पहले केस में रिग्रेशन कोरिलेशन क्या करता है कि हमें सिर्फ आइडिया देता है कि भाई इनके बीच रिलेशन है कि नहीं है और किस तरह का रिलेशन है वो बताएगा। लेकिन उसको नंबर के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस करते हो किसी इक्वेशन या फॉर्मूला से, तो उसे क्या कहेंगे, रिग्रेशन टेक्निक करेंगे। तो हम थोड़ा आगे देखते हैं इसके बारे में। तो अगर आपका पॉपुलेशन बाइवेरिएट पॉपुलेशन है तो कोरिलेशन अगर आप स्टडी करना है तो आपको क्रॉस टैबुलेशन से करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा एक मेथड है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढना, चार्ल्स स्पीयरमैन की मेथड है। और तीसरा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उससे भी आप इनके बीच रिलेशन ढूंढ सकते हो। अगर रिलेशन मिलने के बाद एनालिसिस करना है कि भाई न्यूमेरिकल रिलेशन ढूंढना है दोनों के बीच में, तो इसके लिए एक सिंपल रिलेशन के इक्वेशंस हैं, वही आप यूज कर सकते हो, सिंपल है। मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन हो तो उस केस में आप कोरिलेशन को स्टडी करना हो तो कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन है और कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन है। इन दोनों से आप क्या करते हो कि मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन का रिलेशन फाइंड कर सकते हो। मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन आप किसके लिए यूज करोगे, उनकी न्यूमेरिकल कनेक्शंस फाइंड करने के लिए। ओके, आई होप कि वैसे आप देखोगे तो आपको दोनों सेम लगेंगे, लेकिन कोरिलेशन क्या बताता है कि भाई रिलेशन है कि नहीं है और किस हद तक है। ठीक है, लेकिन वो हद भी क्या है कि एक रेंज में ही होती है, 0 to 1 के कैटेगरी में आती है कि भाई कम है ज्यादा है किस तरह का है वो बताएगा। लेकिन अगर आप उसका जैसे एक नंबर देना चाहते हो तो इस केस में आपको रिग्रेशन का इक्वेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम बाइवेरिएट पॉपुलेशन की बात करते हैं, क्रॉस टैबुलेशन। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम क्रॉस टैबुलेशन कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास जो डेटा है उसमें क्या बोलते हैं कि कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी किसी को ये फर्स्ट है ये सेकंड है थर्ड है उस तरह का अगर ना हो कैटेगरी, तो आप क्रॉस टैबुलेशन यूज कर सकते हो इसके लिए। एग्जांपल के तौर पर पेट्स या फिर जेंडर। ठीक है, तो इस जेंडर का है या फिर ये पेट है तो भी कौन सा पेट पहले आया कौन सा बाद में आया ये सब का मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे है तो है, नहीं है तो नहीं है, उस तरह से रहेगा। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम जो डेटा है उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और फिर उनकी सब कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे और उनको सब फिर टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। और फिर जब टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं फिर हम देखते हैं कि भाई एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पढ़ाई के घंटे हैं और सामने यहाँ पे एज रखी हुई है, तो वो जैसे जैसे पढ़ाई के घंटे बढ़ते वैसे वैसे एज बढ़ती है, ऐसा कुछ दिखता है।
अगर ऐसा दिखता है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे पढ़ाई के घंटे बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उनका रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिकल, सॉरी, सिमेट्रिकल रिलेशन हम एज्यूम करेंगे कि भाई दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर ऐसा है कि भाई एज बढ़ रही है लेकिन पढ़ाई के घंटे कम हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई इनका रिलेशन उल्टा पुल्टा है। ठीक है। और तीसरा है एसिमेट्रिकल। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक है दूसरे पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, उस तरह से रहेगा। ठीक है। तो इसे क्रॉस टेबुलेशन से हमें जानना मिलता है। अगेन, क्रॉस टेबुलेशन जो मेथड है वो बहुत ही बेसिक होती है और उससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है। इसे आप कुछ अंदाजा लगाते हैं भाई इस तरह का कुछ रिलेशन हो सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट है या कुछ रेलेवेंस है, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो इससे। लेकिन क्या है और कैसा है उसे आप जज नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका डेटा है ऑर्डिनल हो। ऑर्डिनल का मतलब है कि यहाँ पर डेटा क्या होगा, ऑर्डर वाइज रखा होगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कौन पहले था कौन बाद में आया, वो सब अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपको शायद आइडिया आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा है वो मैंने डायरेक्टली कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड है और बहुत ही बढ़िया भी चीज़ है। ये कोएफिशिएंट क्या करता है, बेसिकली दो वेरिएबल जैसे कि मैंने कहा एज और पढ़ाई के कंटेंट, उसको उसको मुझे कनेक्ट करना है। तो ये पहले क्या मान लेगा कि इन दोनों में के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है। ठीक है। और कैसा, लीनियर, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, या एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, उस तरह कुछ रिलेशन इसे एस्यूम कर लिया होगा। ठीक है। दूसरा ये मानेगा कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, यानी एक है वो दूसरे को डिफाइन करेगा दूसरा क्या कर कितना हो कैसा होगा। ठीक है। और इसमें हम ये भी मानते हैं कि ये इतने सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कैसा होता है कि एक बेल के शेप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल हो तो उसमें से आप जो भी इन्फरेंस निकालना हो वो जनरली क्या होता है कि आप ये ऐसा मान सकते हो कि जनरली ट्रू रहेगा। ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें ये मान के चलता है और उसके बाद ये एनालिसिस करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस का जो इक्वेशन दिया है इट इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स आई है वो आपका सारा एक्स का डेटा होगा, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो, और एक्स बार क्या होगा, उस इंडिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल का मीन वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है। दूसरा क्या है, वाई आई, यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज और उसका मीन वाई बार। ठीक है। आप एक्स आई वाई आई एक्स बार वाई बार इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, और उसको डिवाइड किससे करोगे, सिग्मा ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन और कितने नंबर ऑफ रीडिंग आपने लिए थे वो। ठीक है। तो जनरली जैसे कि मैंने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो जनरली क्या होता है, प्लस और माइनस वन की रेंज में, यानी कि माइनस वन से लेकर प्लस वन की वैल्यू उसकी होती है। ठीक है। कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट को हम और क्या बोलते हैं, मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है। इसे हम मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस वन से लेकर माइनस वन के बीच में रहेगी। अगर आपकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो कि भाई जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है। अगर ऐसा है कि भाई एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, ठीक है, एक्स यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन ये क्या रहा है, वाई तो घट रहा है ना, तो ये आपको बोल रहा है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, उस तरह से हम बात करते हैं। तीसरा केस है कि जीरो वाला, कि भाई एक्स बढ़े या घटे कुछ भी हो, वाई को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वाई वैसे का वैसा ही है। ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, भाई कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। ठीक है। एक बात नोट करने जैसी है कि अगर आपकी वैल्यू आर आर की जो वैल्यू है प्लस वन या माइनस वन के बहुत करीब हो, तो आप मान सकते हो कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो जरूर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो जैसे कि मैंने कहा कि तरह से कि हमने एनालिसिस कर किया कोरिलेशन का और हमें पता चला कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। अब ये रिलेशन किस तरह का है वो अगर आपको कैलकुलेट करना है या दिखाना है, वो जानना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिग्रेशन एनालिसिस करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम पहले बाइवेरिएट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसके जैसे बेसिक या सिंपल रिग्रेशन इज इनफ।
ठीक है। तो सिंपल रिग्रेशन में हम करते क्या है कि एक वेरिएबल को हम मान लेते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट है, दूसरा को मानते हैं कि भाई डिपेंडेंट है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं हम उनके बीच में रिलेशन का फॉर्म ऐसे मानेंगे कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए प्लस बी एक्स, इस तरह से मान के चलेंगे भाई। बी को एक्स को बी टाइम्स करेंगे और उसके साथ ए एक कांस्टेंट डाल देंगे, तो हमें y मिलता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो अब ये जो नंबर, ये जो रिलेशन है उसको फाइंड करना हो, हमारे पास x अवेलेबल है, हमारे पास y अवेलेबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, b फाइंड करना पड़ेगा और a फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो ए और बी फाइंड करने का जो बेस्ट मेथड है उसे कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, जो इसकी जिसके कैलकुलेशन फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं साइड में इधर, कि आप क्या करोगे कि भाई एक्स आई बार स्क्वायर माइनस एन एक्स आई बार करोगे तो आपको सिग्मा एक्स आई मिलेगा, फिर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एन वाई बार स्क्वायर से मिलेगा, और एक्स आई वाई आई को सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार लेंगे। इन सब वैल्यूज को जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको बी की वैल्यू मिलती है और ए की वैल्यू मिल जाती है। बी और ए की वैल्यू आप यहाँ पे इस इक्वेशन में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको एक्स और वाई का न्यूमेरिकल रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसे आप रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन एनालिसिस का मेन पर्पस क्या है कि भाई आपको वैल्यू की प्रिडिक्शन करनी है, किसकी वैल्यू की, डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो आप नंबर वाइज उसको प्रिडिक्ट कर पाए, वो न्यूमेरिकल रिग्रेशन का काम है, ठीक है। सेम चीज है हमें मल्टीपल पॉपुलेशन में करना हो तो जो उसके लिए कोरिलेशन रिग्रेशन जो आएगा उसे कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन और मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एक नहीं होगा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम लेते हैं तो इस केस में हमारा जो कोरिलेशन है वो मल्टीपल कोरिलेशन बन जाता है, मल्टीपल रिग्रेशन और कोरिलेशन, ठीक है। सपोजिंगली अगर हम रिग्रेशन की बात करते हो तो जैसे कि प्रीवियस केस में हमने देखा कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वन था, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास x1 भी होगा और x2। मैं एग्जांपल ये मान के चल रहा हूँ कि मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो रिग्रेशन है उसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू। यहाँ पे x1 और x2 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारे कॉन्स्टेंट्स कौन से रहेंगे, a b1 b2 रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर जैसे कि प्रीवियस केस में जैसे कि ये सब फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी इक्वेशन है कि भाई सिग्मा वाई आई फाइंड करना है एंड a1 b1 सिग्मा x1 i, यानी ये x1 जो डेटा है इंडिपेंडेंट, x1 जो वेरिएबल है उसके अलग अलग वैल्यूज है उसको एडिशन है, x2 की अलग अलग वैल्यूज है उसकी एडिशन है, उन सबको आप कंसीडर करके आपको वाई आई चाहिए, उसके बेसिस पे सिग्मा वाई एक्स आई वाई वाई आई है, सिग्मा एक्स टू आई वाई आई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोरिलेशन रिग्रेशन कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट का नोट करना जरूरी है कि अगर x1 और x2 जो कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और अगर उन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन होगा तो क्या करेंगे, तो हमारा b1 और b2 है वो रिलायबल नहीं बनते हैं, उनसे हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि बी एक्स और वाई x1 और x2 में रिलेशन है, तो वो क्या कहते हैं उनसे जो आंसर मिलता है, जो वाई का आंसर मिलता है वो प्रॉपर नहीं मिलता। तो इस केस में क्या हो जाता है कि हमें एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें कुछ चाहिए करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पे सिर्फ एक ही वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा और दूसरे टाइम पे दूसरे वेरिएबल को कंसीडर नहीं करना। Kenny. With more than one independent variable, we can make a difference between collective effect. तो अगर इस केस में अगर आपको स्टडी करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल को जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्स और वाई को साथ में देखे क्या इफेक्ट आती है, और इंडिविजुअल एक्स की इफेक्ट, x1 की इफेक्ट और इंडिविजुअल y1 की इफेक्ट क्या आती है, उसको कंसीडर करके आपको उसके बारे में मल्टीपल कोरिलेशन का कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ry x1 और x2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ
B1 सिग्मा y1 x1 I माइनस n y बार x1 बार प्लस B2 किसी बात का y1 x2 माइनस n y बार x2 बार सिग्मा y बार माइनस n y बार स्क्वायर। ठीक है, ये हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल कोरिलेशन और उसके रिलेशन में और एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके साथ हमारा ये जो यूनिट है वो कवर हो जाता है। ठीक है।